कपिल बजाज जी, आपने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पे काम किया है और लेकिन उससे जुड़े हुए कई सारे ऐसे पहलू हैं जो एक आम जनता हम जैसे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बल्कि हम में से ज़्यादातर लोग तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया कुछ है भी कि नहीं वो भी नहीं पता होगा, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग बिल्कुल नए इसके लिए, लेकिन वो वाला एस्पेक्ट जो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रादर मरने जीने मरने का सवाल है, नहीं पता होना, वो आप थोड़ा ब्रीफली बताइए। कपिल बजाज पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इस तरह की कई सारी चीज़ों का खुलासा करते आए हैं और आपका जवाब। जी, तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम कपिल बजाज है और पिछले 20-22 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो मैंने 2007 में मैं बिजनेस टुडे में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट था, बिजनेस टुडे मैगजीन में दिल्ली में। तो मुझे मेरे एडिटर साहब ने मुझे भेजा, एक मैकेंसी के हेड हैं रजत गुप्ता जी, वो आए हुए थे अमेरिका से, इंडियन अमेरिकन हैं वो। मैकेंसी एंड कंपनी है, बहुत बड़ी कंसल्टिंग कंपनी, उसके वो हेड थे, जो एक फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो बने थे। तो काफ़ी उनका नाम था, वॉल स्ट्रीट से जुड़े हुए थे और बड़े बिजनेस वर्ल्ड में उनके कनेक्शन थे। तो तब मेरी मुलाकात हुई रजत गुप्ता से 2007 में और मुझे बताया गया कि इन्होंने एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था बनाई है पिछले साल ही, यानी 2006 में बनी वो, और जिसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था। तब यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट। सोनिया गांधी जो थी रिमोट कंट्रोल संभाले हुई थी। तो 2007 में मुझे इस संस्था के बारे में पता चला, मैं उनसे मुलाकात की, यहीं खेलगांव में PhD CCI का जो चेंबर है उसमें उनका ऑफिस था, मैं उनसे मिलने गया। और वो मीटिंग जो थी वो भी बहुत एक रफ उसका एंड हुआ कि उसमें मैंने उनसे सवाल पूछे। ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पता चला ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। तो PPP के नाम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया 2006 में। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जो रजत गुप्ता है मैकेंसी के, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो दरअसल बिल गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बिल गेट्स के वो एजेंट थे, बिल गेट्स के एक तरह से कारिंदे थे, जिसको इस मिशन पे भेजा गया कि भारत में पूरा जो पब्लिक हेल्थ का जो तंत्र है उसको किस तरीके से बदल डालना है और उसको पूरे उस पर कब्जा करना है। तब तक ये नहीं पता था, लेकिन फिर भी सवाल मैंने बहुत तीखे पूछे उनसे कि मैंने पूछा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है और आप लोगों का क्या पब्लिक हेल्थ से क्या ताल्लुक है कि आप लोग भारत के अंदर आके ये PPP आपने बनाई, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस, क्या है आपका, और वैसे भी आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है पब्लिक के लिए, क्योंकि सरकार तो को हमने चुन के लाए हैं और इलेक्शन में जनता ने उसको वोट दिया है, तो वो अकाउंटेबल हो जाती है कानून के तहत, संविधान के तहत। तो अगर वो कुछ गड़बड़ करती है तो जनता उसको अकाउंटेबल ठहरा सकती है, जिम्मेदार ठहरा सकती है, पर आपका क्या है। तो इस पे वो बहुत नाराज हो गए, खफा हो गए और गुस्से में आ गए बहुत, और फिर वो मीटिंग एंड हो गई और मुझे दरवाजा का रास्ता दिखा दिया गया। वो मीटिंग इस तरीके से अंत हुआ उसका, और बहुत ही मैं हैरान रह गया। उस मीटिंग में रजत गुप्ता थे जो उस समय PHFI के चेयरमैन थे, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में स्टैब्लिश की गई, उसके चेयरमैन बना रखे थे ये इंडियन अमेरिकन, जो वैसे अमेरिकन सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन भी नहीं थे वो। तो दूसरे जो उसमें आदमी थे वो प्रेसिडेंट थे PHFI के, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। और तो ये जो के श्रीनाथ रेड्डी थे ये प्रेसिडेंट बने PHFI के, और आज तक वो प्रेसिडेंट हैं 14 सालों से, यानी 2020 में आज तक। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या चीज है, तो और इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे बनती है जनता के प्रति, कैसे आप अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर जनता आपको कैसे अकाउंटेबल बनाएगी, क्या आप RTI के अंडर आते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के मैंने जब सवाल किए तो उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला और ये नाराज हो गए और मुझे दरवाजा दिखा दिया गया। खैर ये बात फिर मैं भूल गया और एक तरह से आई गई हो गई ये बात। और फिर 2011 में, ये 2010 में ही आप समझिए कि खबरें आनी शुरू हुई कि रजत गुप्ता पे कुछ एक्शन होने वाला है। अमेरिकन सिटीजन थे तो उनपे एक कोई स्टॉक मार्केट के फ्रॉड का कुछ केस बन रहा है, और उस पर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है और SEC है उनकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, वो कुछ उन पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये 2010 में मुझे खबरें अखबारों में पढ़ने को मिली, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम थे रजत गुप्ता। तो
2011 आते आते जब ये लगने लगा कि ये गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये पीएचएफआई के चेयरमैन बने हुए थे। और पीएचएफआई में कौन लोग बैठे थे? मोंटेक सिंह आलूवालिया बैठे थे, जो खास आदमी थे, कांग्रेस के भी खास आदमी हैं, और जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, और भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, डीजीएचएस है हेल्थ मिनिस्ट्री का हिस्सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ उसके भी सेक्रेटरी हैं, वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं पीएचएफआई में, और आपके मोंटेक सिंह आलूवालिया डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर बैठे हुए हैं ये साहब रजत गुप्ता, जो कि मैकिन्सी के हेड थे। और ये साहब जो है अब गिरफ्तार होने वाले हैं, और हमारे जो मनमोहन सिंह के कान पे जूनी रेंगरी और मोंटेक सिंह आलूवालिया के कान पे जूनी रेंगरी कि आज अभी थोड़े कुछ समय में अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो यानी फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड के मामले में यूएस में, तो इनके नीचे तो भारत सरकार के सारे लोग बैठे हैं। अच्छा, मनमोहन सिंह के उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एक टीके नायर, वो भी इनके अंडर बैठे हुए थे। यानी जो पीएचएफआई का गवर्निंग बोर्ड था उसमें ये सारे लोग बैठे हैं भारत सरकार के। ये पीएचएफआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये लोग बैठे हुए हैं। और इस पीएचएफआई को लॉन्च किसने किया? खुद मनमोहन सिंह ने, और जिनके ऊपर सोनिया गांधी जी भी बैठी हैं, और उनकी जो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई थी उसके कुछ लोग भी पीएचएफआई में बैठे हुए थे, जिसमें AK शिव कुमार थे, और ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन साहब, ये भी पीएचएफआई के बोर्ड में आज तक बैठे हुए हैं। कपिल जी थोड़ा ब्रीफ में, और जो समझ वाली बात है हमारे मतलब की। जी, तो पीएचएफआई के बारे में मैंने 2011 में आर्टिकल अपना पब्लिश किया, और मैंने और उसके बाद फिर ये 2012 तक मैं लिखता रहा, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई असर हम मुझे नजर नहीं आया। सारे पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी को मैंने भेजा, इवन एमपीज तक को भेजे ये आर्टिकल्स, और मैंने शिकायतें भी की, और आरटीआई में भी इनको हम लेके आए, यानी आरटीआई के अंदर ये आ जाएं, इसका भी एक प्रयास किया जो सफल हुआ 2011 में। तो ये 2011 में जो 2006 में जो काम हुआ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा भारत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने का, ये बिल गेट्स को एक तरह से पूरा जो भारत का जो पब्लिक हेल्थ का तंत्र है वो सौंप दिया गया। यानी भारत सरकार का जो कैप्चर हुआ वो 2006 में हो गया। 14 साल में इन्होंने भारत सरकार के सारे पॉलिटिशियंस को, भारत सरकार के जितने हमारे स्टेट्स को इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। 2006 से ही इन्होंने अपने पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाए, गुजरात में बनाया, आंध्र प्रदेश में बनाया, दिल्ली में बनाया, उड़ीसा में बनाया। उड़ीसा में बहुत हेल्प की नवीन पटनायक ने उनकी। नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात में स्कूल एस्टैब्लिश करने दिया, जमीन दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। और इस तरीके से बिल गेट्स की जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसका कब्जा करा दिया गया, भारत सरकार पे इसका कब्जा हो गया, भारतीय गणतंत्र पे कब्जा हो गया। सिर्फ सरकार पे नहीं, सरकार तो 5 साल होती है लेकिन भारतीय गणतंत्र तो रहता है ना। तो भारतीय गणतंत्र पे 14 साल पहले एक कब्जा कराया गया बिल गेट्स का पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जरिए। सारे बड़े कमीशन, कोई ऐसा कमीशन नहीं था पब्लिक हेल्थ में भारत सरकार का और या प्लानिंग कमीशन का जिसके अंदर बिल गेट्स के आदमी नहीं बैठे हों। हर एक के अंदर जो बिल गेट्स के आदमी है, यानी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आदमी है, ये लोग बैठे हुए थे। कोई ऐसा कमीशन नहीं था। यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे कमीशन बना 2010 में, जिसकी सेक्रेटेरिएट बना दिया गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक 100% इलीगल, अनलॉफुल, अवैध, गैर कानूनी संस्था है आज तक 14 साल। इसकी कोई नियम, कोई कानून के तहत ये नहीं बनाई गई, कोई समझौता तक नहीं है भारत सरकार का इन लोगों के साथ, मैकिन्सी और गेट्स फाउंडेशन के साथ। कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसपे इन्होंने कोई अनुबंध किया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कोई कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया हो, वो भी नहीं है। जब ये मांगे गए आरटीआई में, इनके पास कुछ नहीं निकला। जब इनसे पूछा गया कि आपके बड़े बड़े अधिकारी जो हेल्थ सेक्रेटरी और ये लोग मोंटेक से आलूवालिया कैसे बैठे हुए हैं इनके गवर्निंग बोर्ड में, इसका कोई जवाब नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कोई ऑर्डर है आपके पास कि आपने कैसे ऑथराइज किए कि बैठे हुए हैं? क्या आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो इनकी बोर्ड मीटिंग होती है पीएचएफआई की? क्या भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है कि आपके अधिकारी इसमें जाते हैं और उन मीटिंग्स में क्या होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं? ये बिल गेट्स की सीक्रेट संस्था है जो चल रही है भारत सरकार के अंदर। तो बताइए कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्या होता है? भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया आरटीआई के अंदर। इसके अलावा मैंने जब बाद में आरटीआई में आया तो मैंने बीएचएफआई से ही पूछा कि आपकी 2006 में जो पूरी गवर्निंग बॉडी थी उसका पूरा मुझे दीजिए, और मुझे एक फोर्स डॉक्यूमेंट भेजा गया जो पीएचएफआई के प्रेसिडेंट ने भेजा अंडर आरटीआई। तो ये क्रिमिनल संस्था है, ना केवल ये अनलॉफुल है, मैं यहां तक कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक 100% क्रिमिनल संस्था सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने बनाई
और उसको भारत सरकार के अंदर घुसाया 2006 में। इन्होंने 14 साल में भारत के पूरे जो पब्लिक हेल्थ का जो तंत्र है, स्टेट्स में भी और सेंट्रल लेवल पे उस पर कब्जा किया। ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ पे कब्जा किया और मिनिस्ट्रीज पे कब्जा किया, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ शुरू से षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि CSIR के उसके समय जो अध्यक्ष थे RA माशेलकर, वो इस षड्यंत्र में शामिल थे। 8 लोग थे जिन्होंने रजिस्टर कराया था PHFI को फरवरी 2006 में, जिसमें रजत गुप्ता था, जिसके अंदर श्रीनाथ रेड्डी था, जिसमें R माशेलकर था, जिसके अंदर मैकिन्सी के और लोग थे, जिसमें 2 और कॉर्पोरेट लॉयर थे। इन 8 लोगों ने ये संस्था बनाई। इसको भारत सरकार से 65 करोड़ रुपए मिले, गेट्स फाउंडेशन ने 65 करोड़ रुपए डाले, और जितनी साम्राज्यवादी ताकतें हैं आपकी, जिसमें यूसेड आ जाती है जो अमेरिका की CIA के लिए काम करती है, UK, यूरोप और अमेरिका की जितनी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है। इन्फोसिस फाउंडेशन भारत के जितने बिलियनियर्स हैं, जिसमें रतन टाटा आता है, जिसके अंदर आपके इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और नीलेकनी आते हैं। नीलेकनी जिसने बाद में आधार किया, बिल गेट्स का यार है, जिसने बाद में आधार प्रोजेक्ट किया और भारत में एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। ये सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन है PHFI में। इनके गवर्निंग बोर्ड में ये लोग बैठे हैं। आप PHFI की वेबसाइट पे जाइए, उनकी एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें, क्योंकि इन्होंने वो भी हटा दी है। जब मेरे आर्टिकल और इंटरव्यूज आ रहे हैं, इन्होंने अपनी जो इनकी गवर्निंग बॉडी है मेन, जिसको जनरल बॉडी कहते हैं, उसका डिटेल्स भी इन्होंने वेबसाइट से हटा दिए हैं, लेकिन आप उनकी एनुअल रिपोर्ट में वो देख सकते हैं। सारे भारत के बिलियनियर्स बैठे हैं, और ये 2006 में न केवल भारत सरकार पे कब्जा हुआ, लेकिन भारत सरकार में एक ओलिगार्किक रूल की शुरुआत हुई। यानी डेमोक्रेसी को खत्म करके एक टेक्नोक्रेटिक और ओलिगार्किक लोगों को, जो पूरी दुनिया से जिनके कनेक्शन है, उनको बिठा दिया गया, जिसमें भारत के बिलियनियर्स इनके साथ मिले हुए हैं, जिनकी मिली भगत है बिल गेट्स के साथ। और बिल गेट्स का जो पूरा नेटवर्क है उसमें, जिसमें मैंने आपको बताया टाटाज हैं, जिसमें इन्फोसिस के लोग हैं, शिव नादर हैं, HCL टेक्नोलॉजी के जितने भारत के बिलियनियर्स हैं वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और जिसमें गोदरेज हैं, जिसमें आनंद महिंद्रा हैं, यानी पूरा एक जो भारत के टॉप के बिलियनियर्स हैं वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, और आज वो भारत सरकार के अंदर बैठे हैं 14 साल में। ये ध्यान रखने की बात है। भारत सरकार को ये कंट्रोल कर रहे हैं, बिल गेट्स कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, एक और कमीशन, इम्यूनाइजेशन का सारा कार्यक्रम PHFI को सौंप दिया गया। मैंने आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर का बताया, जो 2010 में इनको सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। यानी एक अवैध संस्था को यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कमीशन जो बनाया प्लानिंग कमीशन में, उसको सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। यानी भारत सरकार ने अपना सारा काम इनको सौंप दिया। और जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, उसका जो भारत की एपेक्स बॉडी है, जो सारी वैक्सीनेशन के जो बड़े बड़े डिसीजन है, कौन सी वैक्सीन शामिल होगी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भारत के, वो डिसीजन लेती है। उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो PHFI को बना दिया गया, जो बिल गेट्स की बॉडी है। और गेट्स फाउंडेशन उसकी सारी फंडिंग कर रही थी। ये 2017 तक ये खेल चलता रहा, यानी 2013 में चालू हुआ, सोनिया मनमोहन ने किया, और 2017 तक ये चलता रहा। फिर बाद में जो मोदी सरकार ने 2017 में इनको उससे निकाला, गेट्स फाउंडेशन को और PHFI को। लेकिन PHFI और PHFI सेक्रेटेरिएट थी भारत की, जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, और गेट्स फाउंडेशन उसकी मेन फंडर थी। यानी जो इसका ऑफिस भी था NTGI का, वो PHFI का दफ्तर था, जो कि गुड़गांव में है। यानी भारत सरकार ने अपना पूरा इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम बिल गेट्स के हवाले कर दिया, जो 2017 तक ये खेल चलता रहा। और आज आप ये सोच रहे हैं कि बिल गेट्स एक तरह से भारत का रूलर बन चुका है। आज अब षड्यंत्र चालू हुआ, तब मुझे समझ आया कि ये PHFI में जो मैं लिखता आया हूं, उसकी वो कहानी क्या है। 14 साल में एक बैकग्राउंड बनाई गई, पूरी जमीन तैयार की गई भारत में एक मेडिकल मार्शल लॉ लगाने की, और जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। जो मार्च में लॉकडाउन चालू हुए, षड्यंत्र भारत के ऊपर थोपा गया। तो इस 14 साल इन्होंने ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे कब्जा किया, जितनी स्टेट्स हैं आपकी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इवन कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग तक में इनका पूरा कब्जा है। दिल्ली में इनका ऑफिस है। ओडिशा के अंदर इनको पूरा जमीन दी गई। ओडिशा में तो ये जो श्रीनाथ रेड्डी है, ये एडवाइजर बने हुए हैं चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के। और ये जो है, ये जो जे पंडा है शायद इनके, जो आजकल बीजेपी में बैठे हैं, पहले बीजू जनता दल थे, ये तो इनके साथ मिले हुए थे रजत गुप्ता के साथ। इनकी तो शायद बीवी ने फायदा भी उठाया, जो इनका पब्लिक हेल्थ स्कूल खोला गया भुवनेश्वर में। तो नरेंद्र मोदी ने इनका पूरा सहयोग किया, जो इनके साथ मिले हुए थे। जो YSR रेड्डी हैं, उस समय चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, वो इनके साथ मिले हुए थे। शीला दीक्षित मिली हुई थी, नवीन पटनायक मिले हुए थे, और बाद में चल के इन्होंने और स्टेट्स में भी अपने ऑफिस खोले हैं PHFI ने,
जैसे कि कर्नाटक में जहां पे जमीन दिलवाई मनमोहन सिंह ने, ये भी मैं बता दूं आपको कि कर्नाटक में जो जी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में मेडिकल मार्शल लॉ का और ये पूरा जो वैश्विक षड्यंत्र हुआ है और जितनी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जिसमें गेट्स फाउंडेशन है, जिसमें आपकी इंपीरियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, एमरी यूनिवर्सिटी, वेलकम ट्रस्ट, ये जितनी और तो और ब्रिटिश रॉयल तक, इन सबको फंडिंग मिल रही है पीएचएफआई से, और पीएचएफआई फंडिंग कांग्रेस को दे रही है। इसका भी खुलासा मैंने कुछ दिन पहले किया है। 2013 से 2018 तक 100 करोड़ की फंडिंग कांग्रेस पार्टी को मिली है गेट्स फाउंडेशन से और पीएचएफआई से, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, शायद बीजेपी को भी दे रही होंगी, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया है मैंने लिख दिया, मेरे आर्टिकल्स पढ़िए, मेरे कुछ इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स हैं, आप देखिए, और मैं क्या लिखता आया हूं 2011 से वो भी आप देखिए। तो भारत की सारी साम्राज्यवादी ताकतों को पीएचएफआई रिप्रेजेंट करती है, जिसने भारत सरकार पे या भारतीय गणतंत्र पे कब्जा किया हुआ है, जो गेट्स फाउंडेशन की बॉडी है, जिसके अंदर अमेरिका और यूके की सारी जो एंग्लो अमेरिकन जो इनका इंपीरियल नेटवर्क है उसकी सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है पीएचएफआई, जिसने भारत सरकार पे और भारतीय गणतंत्र पे कब्जा किया हुआ है। और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। ये कोरोना षड्यंत्र के अंदर भारत के किसी तरह की कोई ऑपोजिशन नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी इनमें इन्वॉल्व है, लेफ्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यूपीए ने जब जगह दी तब उस समय लेफ्ट बाहर से इनको सपोर्ट कर रही थी। यूपीए के जितने घटक दल हैं उनको देख लीजिए, ये सब उसमें शामिल थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपोजिशन नहीं की, और नरेंद्र मोदी ने बल्कि हेल्प की पीएचएफआई को गांधीनगर में एस्टैब्लिश करने की, और बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। तो ये आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं जिन्होंने हेल्प की पीएचएफआई को एस्टैब्लिश करने में। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से शामिल है। ये मेरी स्टोरी है, जिसमें और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये सारे जितने बिलियनियर्स इनके मैंने नाम लिए, रतन टाटा से लेकर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी जैसे लोग, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी जुड़े हुए हैं, जो पूरी तरह से षड्यंत्र में शामिल है, जिन्होंने ये आपका इवेंट 201 भी किया था गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में। तो ये किस तरह के कनेक्शन है, ये सब हमें देखने की जरूरत है। और भारत पे इस तरीके से एक साम्राज्यवादी ताकतों का पूरा कब्जा हो चुका है।